नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान, ईरान और ईरान 3 बार नाम लिया था जब नेतन्याहू से 2018 में फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में पत्रकार मार्क लेविन ने पूछा कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। पहले नेतन्याहू जवाब में कहते हैं ईरान, फिर खुद ही कहते हैं क्या मैं आपको इसराइल के 3 सबसे बड़े खतरे बताऊं? तो पत्रकार कहते हैं हाँ बताइए। तब नेतन्याहू कहते हैं ईरान, ईरान और ईरान। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. पिछले हफ्ते ही इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में एक नक्शा दिखाया जिसमें मध्य पूर्व के कई देशों को काले रंग से भर दिया गया। ये देश हैं ईरान, इराक, यमन और सीरिया। सभी ईरान के समर्थक देश माने जाते हैं। नेतन्याहू ने इसे पाप का नक्शा या मैप ऑफ कर्स करार दिया। नेतन्याहू कहते हैं कि यह ईरान के आतंक का मैप है जिसने व्यापार रोक दिया है, लोगों पर अत्याचार किया है। इसी के साथ वे मैप ऑफ ब्लेसिंग्स भी दिखाते हैं जिसमें सऊदी अरब और अन्य अरब देशों को मित्र देशों के रूप में दिखाते हैं, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला बताते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इस लैंड रूट पर हम रेल लाइन और रोड नेटवर्क बिछाएंगे। दोनों ही नक्शे में नेतन्याहू ने गजा को नहीं दिखाया। नेतन्याहू ईरान से कितनी नफरत करते हैं कि कागज के नक्शे पर उसे मिटाते रहते हैं, काले रंग से भरते रहते हैं। लेकिन ईरान कागज पर बना नक्शा नहीं है, बल्कि धरती पर जब से नक्शा बनना शुरू हुआ, मुल्कों की सीमाएं खींची जाने लगीं, उससे कई सदी पहले से ईरान का वजूद है। इसराइल के पास जो भी ताकत है अमेरिका के दम पर है, ईरान के पास जितना भी है उसके अपने दम पर है। दोनों के हमला करने और जवाबी हमला करने में आपको काफी अंतर दिखेगा। आखिर ईरान में ऐसा क्या है जो इसराइल के सपनों में आकर उसे डराता है, अरब देशों को बेचैन रखता है और अमेरिका से हाथ मिलाकर हाथ छुड़ाने में गुरेज भी नहीं करता? आज के वीडियो में हम ईरान के बारे में बात करेंगे। काफी मेहनत की है, वीडियो बहुत लंबा है, अंत तक देखिएगा। कुछ जानकारियां कम हो सकती हैं, मगर जो भी हैं आप उससे निराश नहीं होंगे। इसी शुक्रवार को 85 साल का यह शख्स अपनी जनता को यकीन दिलाने के लिए खुले में आ रहा है, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद और इसराइल के हमले की आशंका के कारण इन्हें सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है, छिपा दिया गया है। इन सभी खबरों को नकारते हुए 25 साल के सुप्रीम लीडर और ईरान के धर्मगुरु ने ऐलान कर दिया है शुक्रवार को जुम्मे की नमाज का नेतृत्व खुद करेंगे। नमाज से पहले हसन नसरल्लाह की याद में अलग से प्रार्थना भी होगी। पेजर के भीतर धमाका करने वाले, बंकरों, बिल्डिंगों के ऊपर बम गिराकर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने और ईरान के लीडरों का सफाया करने वाले इसराइल को इस उम्र में, 85 साल की उम्र में खुली चुनौती दे रहे हैं। ईरान में धर्म और राजनीति आपस में गुथे हुए हैं, इसलिए खामेनेई का नमाज में शामिल होना एक बड़ी बात है। इससे ईरान के लोगों में उनके और अपनी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इस नज़र से देखा जा रहा है। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। उनसे पहले 1979 से 1989 तक रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह इमाम सैयद रूहुल्लाह खुमैनी को सुप्रीम लीडर का दर्जा हासिल था, जिनके नेतृत्व में ईरान में पश्चिमी सभ्यता को नकारने वाली इस्लामिक क्रांति हुई, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद रखी। उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं 85 साल के रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर बनने से पहले 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। 35 साल से खामेनेई सुप्रीम लीडर यानी रहबर मुअज्जम के पद पर हैं। आज फिर ईरान ने कहा कि इसराइल की आयरन डोम कांच से भी कमजोर है, अगला हमला इससे भी जोरदार होगा। इस ईरान में ऐसा क्या है जो दुश्मनी की कभी परवाह नहीं करता? अरब जगत में वह अकेला अपनी पहचान के साथ, हस्ती के साथ खड़ा रहता है। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान उसका मुकाबला कर पाएगा? इंतजार हो रहा है कि इसराइल ईरान पर जोरदार हमला बोलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ मैदान में उतरेगा। तब क्या ईरान अमेरिका और इसराइल का सामना कर पाएगा? उससे पहले अमेरिका को भी तय करना होगा जंग में उतरकर वह कितने साल तक
इस इलाके में घिरा रहेगा। ईरान की युद्ध नीति हो या कूटनीति हो, वो जल्दबाजी नहीं करता, दुश्मन को लंबे समय के लिए घेर लेता है। एक कहावत चलती है, ईरान की कूटनीति कालीन बुनने के धीरज से प्रभावित है। जिस तरह एक कालीन बुनने में महीनों का वक्त लगता है, उसी तरह ईरान भी कूटनीतिक और युद्ध के मामले में धीरे धीरे चलता है। उसका स्टाइल इसराइल की तरह दनादन युद्ध करने की नहीं। आज भी दुनिया के बेहतरीन कालीन ईरान के बने होते हैं। लंदन के म्यूजियम में दुनिया की सबसे बड़ी कालीन की नुमाइश है, वह ईरान की है। ईरानी कारीगरों में इतना धीरज नहीं होता तो महीनों लगाकर एक कालीन बनाने की कला वहां कब की मिट चुकी होती। प्रतिबंधों के कारण ईरानी कालीन उद्योग संकट में तो है। $2 अरब का निर्यात घटकर $50 मिलियन पर आ गया है, लेकिन अब भी यह उद्योग टिका हुआ है। सवाल है कि 50 साल से अधिक समय से प्रतिबंध और युद्ध करते रहने वाले ईरान का यह धीरज इस बार क्या इसराइल और अमेरिका की जुगलबंदी का मुकाबला कर पाएगा। जैसे अमेरिका इसराइल को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नेता, उसके संस्थानों में इसराइल की घुसपैठ है। इसराइल अमेरिका को एटीएम की तरह इस्तेमाल करता है, जो कहता है अमेरिका हां में हां मिलाता है। उसी तरह ईरान से दुश्मनी होने के बाद भी उसकी स्थिति ऐसी है कि ईरान पर हमला आसान नहीं होगा। अगर ईरान से मोर्चा खुल गया तो इलाके के बंदरगाह और कनाल प्रभावित होंगे और दुनिया का व्यापार ठप हो सकता है। आज भी ईरान ने जिस हुती को तैयार किया है, उसके 20-30 साल के लड़ाकों ने सुएज कनाल में दहशत मचा दिया है। आयात निर्यात के कंटेनर का आवागमन वैसे ही थम जाएगा जैसे कोविड के समय हो गया था। हफ्ते में आने वाला सामान महीनों में पहुंचेगा और एक अलग तरह की तबाही आएगी। ईरान ने कहा है कि उस पर हमला हुआ तो वह इलाके के तेल के कुओं और कंपनियों को टारगेट करेगा। सऊदी अरब का 70% तेल शिया बहुल इलाके में है। मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में शिया आबादी में ईरान का जितना प्रभाव है, वहां मौजूद मिलिशिया अगर सक्रिय हो गई तो तटस्थ होने का नाटक कर रहे अरब देशों में अलग तरह की अफरा तफरी मच जाएगी। अमेरिका फिलहाल तो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ शिया नहीं, क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ईरान ने हमास जैसे सुन्नी नॉन स्टेट प्रॉक्सी एक्टर को भी बढ़ावा दिया है। ईरान ने अरब जगत के अलग अलग देशों में अपनी धार्मिक विचारधारा और अमेरिका विरोध के आधार पर मिलिशिया खड़ी कर दी है। ये सभी ईरान के प्रति निष्ठावान हैं। ईरान जानता है कि उसे सैनिक मदद कोई देश नहीं करेगा, तो चारों तरफ अपनी ही छोटी छोटी सेना खड़ी कर दो। 2014 में ईरान के अधिकारियों ने दावा किया कि वे 4 अरब राजधानियों को कंट्रोल करते हैं, बगदाद, बेरूत, साना और दमस्कस। इस आत्मविश्वास को ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अगर ईरान के खिलाफ युद्ध हो गया तो ईरान अपनी बनाई हुई सैनिक टुकड़ियों से पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। एक बात और समझनी चाहिए, इस पूरे इलाके में ईरान कई बार युद्ध करता है तो कई बार दूसरों पर छोड़कर अपना घर संभालने लग जाता है। आईसिस को मिटाने में अमेरिका का सहयोग करता है। सऊदी अरब के साथ ईरान ने डील की है। लेबनान, यमन और सीरिया में दखल रखने के अलावा ईरान ने भी अपना संपर्क दूसरे देशों में बढ़ाया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कई देशों की यात्राएं की। इसराइल के चक्कर में अमेरिका यहां लंबे समय के लिए ईरान से उलझेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में लंबे समय के लिए युद्ध लड़ा, मगर हासिल क्या हुआ? जिस तालिबान को मिटाने चला था उसी को सत्ता सौंपकर वहां पर अपना साजो सामान छोड़कर भागना पड़ा। जग हसाई हुई। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब अमेरिका फिर से इस इलाके में क्या जाएगा? अपने इलाके में दुश्मनी ईरान के लिए नई नहीं, अमेरिका से लंबे समय तक दोस्ती भी रही। From the first day, the
जिमी कार्टर कहा करते थे, अमेरिका के दो बच्चे हैं, एक सऊदी और एक ईरान, दोनों अमेरिकी सुरक्षा के दो स्तंभ हैं। इसे अमेरिका की ट्विन पिलर पॉलिसी कहा जाता था। एक दौर था जब अमेरिका के अलायंस का सबसे निकटतम सहयोगी ईरान था। अमेरिका ने ईरान में शाह की मदद की और पुलिस खड़ी करने में सहायता दी। लेकिन अब दोस्ती का दौर बहुत पुराना हो चुका है, बीत चुका है। दुश्मनी का दौर काफी लंबा चल गया और चलता ही जा रहा है। शीत युद्ध अपने चरम पर था, सबकी नजरें रूस और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा पर थीं। तभी खुमैनी ने पश्चिमी ताकतों को ईरान से उखाड़ फेंका और अमेरिका सहित यूरोप को दुश्मन घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक ईरान में अमेरिका का विरोध कभी धीमा नहीं हुआ। खुमैनी ने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में नई नई संस्थाएं बनने लगी, नए नए अधिकार कायम हो रहे थे, धर्म और राजनीति को अलग किया जा रहा था। इसकी आंधी चल रही थी और उसी दौर में ईरान में धार्मिक क्रांति हो जाती है। ये और बात है कि उसमें लेफ्ट का शुरुआती प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन जल्दी ही लेफ्ट को किनारे लगा दिया गया, कुचल दिया गया। इस्लामी क्रांति की बुनियाद में केवल अमेरिका का ही विरोध नहीं था, यूरोप के देशों और पश्चिम की सभ्यता का भी पुरजोर विरोध था। जब पश्चिम की संस्कृति का प्रसार अति की सीमा पार कर गया और ईरान को लगा कि उसकी पहचान मिट रही है और अन्य आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, तब वहां के मुल्लाओं ने विरोध किया और अयातुल्लाह खुमैनी इस्लामी क्रांति के नायक बनकर उभरते हैं। क्रांति के कुछ महीनों के बाद क्रांति का प्रसार दुनिया भर में करने की नीति पर ईरान चलने लग जाता है। शिया बहुल इलाकों में जाना, संगठन खड़े करना, विचारधारा का प्रसार करना और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना, यह सब होने लगा। ईरान का तैयार किया हुआ या ईरान की विचारधारा से प्रभावित मिलिशिया आज कई देशों में मौजूद है। पूरे इलाके में ईरान की अपनी अलग पहचान है। 2500 साल पुरानी सभ्यता ने दुनिया को एक शानदार भाषा दी, जिसके हजारों शब्द हिंदी, उर्दू में आज भी इस्तेमाल होते हैं, अंग्रेजी में भी हैं। जब भी आप चाय, बर्फ, फर्श और आसमान कहते हैं, सीबीआई को तोता कहते हैं, आप फारसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि पंजाब शब्द भी फारसी का माना जाता है और हिंदी भी। ईरान की नक्काशी, बुनाई, शायरी, संगीत, पाक कला भारतीय संस्कृति, कलाओं और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। नान भी तो वहीं से आया और तंदूर भी, जिसे फारसी में तन्नूर कहते हैं। ईरानी सिनेमा का अपना अलग ही शानदार मकाम रहा। तो चाहे 2500 साल पुरानी सभ्यता हो या आधुनिक दौर का ईरान हो, उसके पास दुनिया के सामने गर्व से कहने के लिए काफ़ी कुछ है। फारसी साहित्य, विज्ञान और गणित का असर आज तक दुनिया भर की सभ्यता पर देखा जाता है। ईरान अपनी सभ्यता के गर्व से संचालित होता है। फारसी सभ्यता के प्रति अभिमान ही जीने का जुनून तय करता है। ईरान को लगता है उसने दुनिया को कितना कुछ दिया, उसके सामने अरब कुछ भी नहीं। ईरानी अरबों को पसंद नहीं करते और अरब भी ईरानी को पसंद नहीं करते। दोनों के बीच शिकायतों का आधार धार्मिक भी है और राजनीतिक भी, और सभ्यता और इतिहास को लेकर भी। ईरान अपनी क्रांति को दुनिया भर में फैलाना चाहता था। अरब देशों को इससे डर क्यों हुआ? क्योंकि इससे उनका राजनीतिक मॉडल ध्वस्त हो जाता। क्योंकि ईरान क्रांति का अहम हिस्सा था अमेरिका और रूस दोनों से दूरी बनाना। ईरान इस बात के लिए भी गर्व करता है कि वह कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, गुलाम नहीं रहा। ईरान के पास तेल की कमाई से आई दौलत से सदियों पहले सभ्यता का इतिहास है। यही बात उसे इस इलाके के सभी देशों से अलग करती है और पश्चिम के मुकाबले खड़े होने की ताकत देती है। एक दौर था जब ईरान और इराक के बीच लंबा युद्ध चला। तब इराक के पीछे अरब के कई देश खड़े हो गए, क्योंकि वे सभी ईरान को चेक करना चाहते थे। ईरान इसराइल से लड़ पाएगा या नहीं, कितने समय तक युद्ध में टिक पाएगा, इस सवाल का जवाब थोड़ा पीछे जाकर मिल सकता है।
ईरान ने एक नहीं कई लड़ाइयां लड़ी। जब अमेरिका इराक के पीछे खड़ा था तब ईरान भी उसकी मदद करता था, क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान और इराक दोनों जगहों पर सुन्नी हुकूमत कायम रहे। इन युद्धों में ईरान उलझता भी है और जब अमेरिका सहित दूसरे देश उलझ जाते हैं तो ईरान अलग होकर खुद को संभालने का समय निकाल लेता है। प्रतिबंधों के कारण आर्थिक मुश्किलें तो आईं, लेकिन अब ईरान ने उसके साथ जीना सीख लिया। 40 साल प्रतिबंध झेल कर भी उसका वजूद कायम है। ईरान हमेशा ही अकेला पड़ता रहा, फिर भी उसने धार्मिक विचारधारा को नहीं छोड़ा, लेकिन उसने एलिट फोर्स तैयार नहीं किया। पूरे समाज को ही अपनी विचारधारा से लैस कर दिया, युवाओं का इस्लामीकरण कर दिया। ईरान में इसका विरोध करने वालों को कुचल दिया जाता है। अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उनके बारे में कहा जाता है कि वे एग्जीक्यूशन स्क्वाड के चीफ थे, जिनके दस्तखत से सैकड़ों लोग मार दिए जाते थे। ऐसे लोग जो ईरान की सत्ता के विरोधी थे, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के विरोधी थे। हिजाब का विरोध करने वाली महसा अमीनी की संदिग्ध परिस्थितियों में एक अस्पताल में मौत हो जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि सरकार ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। दुनिया भर में महसा अमीनी के लिए आवाज उठी थी। 16 साल की निका शकरामी को मार दिया गया। ईरान में यूट्यूब बैन है। सोशल मीडिया पर शाह के समय का वीडियो दिखाकर ईरान के प्रति एक समझ पैदा की जाती है। तस्वीर को बिना इतिहास और संदर्भ के ठेल कर एक पूर्वाग्रह को विकसित किया जाता है कि देखो शाह के समय कितनी आज़ादी थी, महिलाएं कुछ भी पहन सकती थी, घूमने की आज़ादी थी, लोग मुस्कुरा रहे हैं वगैरह वगैरह। जबकि इस्लामिक क्रांति के बाद का ईरान अलग नजर आता है। दोनों तस्वीरों को समकक्ष दिखाने की अपनी राजनीति है, जिसमें से अमेरिका गायब रहता है, बीच का पेचीदा इतिहास भी गायब कर दिया जाता है। ईरान ने रूस और चीन से दोस्ती की। क्या रूस ईरान की मदद कर पाएगा? बयान देना अलग बात है, चेतावनी जारी करना अलग बात है। अमेरिका की तरह मैदान में उतरकर रूस शायद ही ईरान के साथ जंग करे। एक समय ईरान की रूस से भी दुश्मनी रही है, मगर अब वो भी इतिहास की बात है। चीन ने ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश तो किया है, $400 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश बताया जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान की यात्रा की। यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने 20 साल में पहली बार चीन की यात्रा की। पिछले साल चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच एक डील कराई, जिसकी तुलना इसराइल के अब्राहम एकॉर्ड से की जाती है। तब कहा गया कि बीच बचाव का जो काम अमेरिका करता था, अब चीन करने लगा है। लेकिन चीन कहां नजर आ रहा है? इसके बाद भी यह सवाल है कि अगर युद्ध हो गया तो क्या चीन अपनी सेना भेजेगा, सैनिक सामानों से ईरान की मदद करेगा? इसका एक ही जवाब है, मध्य पूर्व की लड़ाई में कभी चीन युद्ध में उतरा है? यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए ही सही, चीन जंग में नहीं उतरा। चीन अपने निवेश और कारोबार के जरिए इन इलाकों में विस्तार तो कर रहा है। वह खतरा या चुनौती बना रहता है, लेकिन अमेरिका की तरह युद्ध का ऐलान करने, मिसाइलें दागने की जल्दबाजी नहीं करता। कम से कम इस इलाके में तो इसकी संभावना कम दिखती है कि चीन जंग में कूदेगा। ईरान को पता है कि इस जंग में उसे अपने ही दम पर और अकेले मुकाबला करना होगा। अल जजीरा ने इसराइल और ईरान की सैन्य क्षमताओं की तुलना की है। इसमें ईरान का पलड़ा भारी बताया गया है। बेशक टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल को बढ़त है, लेकिन आधुनिक विश्व में टेक्नोलॉजी से कोई भी युद्ध पूर्ण रूप से जीता नहीं जा सका है। जरूर अमेरिका की मेहरबानी से इसराइल के पास आधुनिक जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो ईरान से कहीं बेहतर हैं, लेकिन ईरान ने उसके इलाके में मिसाइलें भेजकर उसकी सीमाओं को भी उजागर कर दिया है। अमेरिकी विश्लेषक मीडिया में कहते हैं इसराइल इसलिए युद्ध कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका तकनीक, हथियार और पैसा दे रहा है। लेकिन टीवी पर ईरान के समर्थक गर्व से कहते हैं प्रतिबंध के बाद भी ईरान ने अपने हथियार खुद बनाए, अपनी सैनिक व्यवस्था विकसित की और अपने दम पर इसराइल से लेकर अमेरिका की ताकत के सामने खड़ा है। नेटो और अमेरिका के पास कौन सा हथियार नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन तब भी अफगानिस्तान में, इराक में इनकी दुर्गति को कोई नहीं रोक सका। यूक्रेन में 2 साल से लड़ ही रहे हैं, कोई अंजाम नहीं। बेतहाशा बम गिराने से और किसी इमारत पर बम गिराकर उसमें बैठे कमांडर को मार देने से
जीत का जश्न नहीं मना सकते। सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह की जगह कोई और आ जाएगा, खमैनी की जगह कोई और आएगा। ईरान और इसकी मिलिशिया के कमांडर की हत्या का सिलसिला कब से ही चला आ रहा है, लेकिन आज तक इसराइल अपने आप को विजेता घोषित नहीं कर पाया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसराइल पेजर में धमाका कर सकता है, मोबाइल फोन में पेगासस डालकर किसी को नहाते हुए देख सकता है, विपक्ष के दो नेताओं की बातें सुन सकता है। लेकिन अगर इसी से वह विश्व विजेता बन जाता तो 1 साल से अपनी सीमाओं के चारों तरफ बौखलाया हुआ नजर नहीं आता। ईरान ने इसी बीच अपनी ड्रोन इंडस्ट्री भी विकसित कर ली है, रूस को ड्रोन दे रहा है। ईरान ने भी घोषित नहीं किया, लेकिन परमाणु क्षमता होने के कारण ही अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने अभी परमाणु हथियार तो नहीं बनाया, लेकिन इतना करीब है कि 1-2 हफ्ते में बना सकता है। इसराइल के बारे में भी कहा जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास भी परमाणु हथियार हैं, तब भी यूक्रेन के साथ 2 साल से युद्ध चला जा रहा है। परमाणु हथियारों के विकल्प पर अभी बात नहीं करनी चाहिए। 2015 में ओबामा ने ईरान से न्यूक्लियर डील साइन की, जिसके तहत ईरान ने माना कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इसे ट्रंप ने 2018 में रद्द कर दिया। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वे इसराइल द्वारा ईरान के किसी परमाणु ठिकाने पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर बम बरसाए हैं, मिसाइलों से हमला किया है, लेकिन दोनों के बीच आमने सामने की लगातार जमीनी जंग नहीं हुई। इसराइल के लिए पश्चिमी देश झोला खोलकर बैठे हैं, ईरान प्रतिबंधों में सिकड़ा हुआ है। इसके बाद भी इसराइल की ईरान को लेकर नींद उड़ी रहती है। वही हमेशा पीछे से छुपकर वार करता है, भीतर घात करता है। इसराइल ने भी ईरान को कम नहीं उकसाया, लेकिन ईरान ने संयम बरता। 4 साल पहले जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद में ड्रोन हमले में हत्या कर दी। इसके 10 महीने बाद इसराइल ने ईरान की सीमा के अंदर रोबोट स्नाइपर से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट के अध्यक्ष मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी। इसी साल 31 जुलाई को तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह के बाद अपने आवास पर जाते हैं। अगली सुबह हमले में मारे जाते हैं। ईरान ने इस हमले को अपने देश पर एक सीधा हमला माना, लेकिन फिर भी उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अली खामेनेई ने हानिया के जनाजे की नमाज पढ़ी। सीरिया में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 वरिष्ठ अधिकारियों समेत 1 दर्जन से अधिक सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बम से हमला किया गया, 16 लोग मारे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना पर भी तत्काल प्रतिक्रिया न देकर ईरान अमेरिका पर गजा में सीज फायर के लिए कूटनीतिक दबाव डाल रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा इसराइल ने अपने युद्ध को और फैला दिया और लेबनान पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह पर पेजर हमला हुआ, कुछ दिन बाद ही बेरूत पर बमबारी हुई। रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा गया और अमेरिका ने यह भी नहीं कहा कि जो लेबनान में मारे गए हैं उनकी निंदा की जाए। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह समेत कई 100 लोग मारे गए हैं, कई 100 लोग घायल हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। यह न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ईरान के लिए भी एक भारी क्षति है। इस घटना ने ईरान को पूरी तरह मजबूर कर दिया। अब तक की तमाम बड़ी घटनाओं पर ईरान ने घातक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब चुप रहना उसके लिए नामुमकिन हो गया। नसरल्लाह के मारे जाने से ईरान की कमजोरी सामने आ चुकी है। यह उसकी बहुत बड़ी असफलता है। इसी की भरपाई करने के लिए शायद ईरान ने 200 मिसाइलें दागी। और अंत में ईरान से जुड़ा एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। 1971 में ईरान में एक पार्टी हुई। ऐसी पार्टियां अब भारत में होने वाली शादी की बराबरी कर सकती हैं या नहीं, मगर उस पार्टी के कारण ईरान में शाह के खिलाफ आक्रोश फट पड़ा। इस्लामी क्रांति से पहले पैसा शाही क्लास के पास ही था, आम जनता के पास खाने के लिए नहीं, लेकिन रूलिंग क्लास के पास बेशुमार दौलत। अक्टूबर 1971 में परसेपोलिस शहर में फारसी साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। उस जमाने में 120 मिलियन डॉलर खर्चा हुआ 4 दिन के कार्यक्रम पर। दुनिया भर से राजनेता, हॉलीवुड के स्टार बुलाए गए, अनगिनत रोल्स रॉयस कारें मंगाई गई। जश्न के लिए अलग अलग देशों की इवेंट कंपनियों को ठेके दिए गए ताकि आयोजन भव्य हो। पैसे का ऐसा जलवा देखकर भूखी जनता
बेसब्र हो गई, गुस्से में आ गई। गनीमत कि उस समय ईरान में भारत की तरह गोदी मीडिया नहीं था, वरना उस जश्न को शादी की तरह कवर करने लग जाता, एक एक इवेंट का कवरेज करता। बहरहाल कहा जाता है कि उस समय के ईरान के हर विभाग में अमेरिकी एजेंट ही फैसला किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने वहां तख्ता पलट कराया, जिसके बाद 1953 में शाह को तख्त पर बिठाया गया। तभी से शाह को अमेरिका के वफादार के रूप में देखा जाने लगा। अब अगर ईरान के साथ अमेरिका युद्ध करने उतरेगा तो जरा आप अपनी जेब की भी चिंता कीजिएगा। भारत में बाजार गिरने लगा है, चीजों के दाम बढ़ने लगे तो पहले से ही महंगाई के लंबे दौर ने आपको खोखला कर दिया है, बचत उड़ गई है, मुसीबत और बढ़ सकती है। बाकी आप इतना लंबा वीडियो देखते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, आपकी समझदारी पर हमें जरा भी शक नहीं, कभी कभी बहुत गर्व होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।